वेलकम टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने जाएंगे एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक्स विजन आईएएस के। तो जिसके अंदर हमको मिलेंगे, पेन ले लेता हूँ मैं। वेट अ सेकेंड, पेन इज वर्किंग। ओके, देखो सबसे पहला टॉपिक होगा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज। ठीक है। दूसरा टॉपिक है हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी। ठीक है। ये तीसरा टॉपिक है ग्लेशियल लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है। और फिर चौथा है जो ला लीना, जो काफ़ी न्यूज़ के अंदर है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड टॉपिक से। जाता हूँ नीचे एनवायरनमेंट में, मैं पॉलिटी की सीरीज करा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। फिर तबीयत भी ख़राब हो गई मेरी भी। वेट अ सेकेंड। वेट अ सेकेंड। सिक्योरिटी ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट। ठीक है। तो हमको मिल गया। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एक मिनट। एनवायरनमेंट। ठीक है। तो यहाँ से एनवायरनमेंट स्टार्ट होता है। सॉरी। तो पहला टॉपिक है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये न्यूज़ में क्यों है? ठीक है। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि ना पैडी को ना स्टेबल बर्निंग करने पे कहाँ पे, पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे एक कंसर्न रेज कर दिया अबाउट एग्रीकल्चर contribution to pollution। ठीक है। तो व्हाट इज रोल प्लेड बाय दिस रिगिंग ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज इन इंडिया। ठीक है। किस किस टाइप की एग्रीकल्चर सब्सिडीज इंडिया में होती है? ठीक है। तो सबसे पहले सब्सिडीज होती है इनपुट रिलेटेड। इनपुट रिलेटेड में हम लोग को फर्टिलाइजर मिल जाएगा, इरिगेशन को देना, पानी पहुंचाना, इनपुट। पावर सब्सिडी। ठीक है। सीड सब्सिडी और क्रेडिट सब्सिडी। ठीक है। तो जिसके अंदर फर्टिलाइजर सब्सिडी के अंदर क्या होता है, पोटेशियम और ये जो रहता है फॉस्फेट फर्टिलाइजर मेड अवेलेबल टू फार्मर्स है सब्सिडाइज प्राइस। ठीक है। और इरिगेशन में वाटर दिया जाएगा सब्सिडाइज, प्राइवेटाइजेशन इक्विपमेंट दिए जाएंगे। ठीक है। पंप पहुंचाना। ठीक है। और पावर सब्सिडीज जैसे कोई कुसुम, आपको पता है भारत सरकार की योजना है जिसके तहत हम इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे, सोलर वाटर पंप्स लगाएंगे। ठीक है। सीड सब्सिडीज, हाई यील्डिंग सीड्स कैन बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एट लो प्राइस। ठीक है। तो ऐसे ये हो गया। ठीक है। और किस टाइप की ना सब्सिडी देंगे? इंफ्रास्ट्रक्चरल सब्सिडी। ठीक है। और एक एक्सपोर्ट सब्सिडीज। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा कि हमें ना स्टोरेज फैसिलिटीज देंगे तुमको। ठीक है। किसके लिए? फॉर यूज ऑफ पब्लिक गुड्स सच एज गवर्नमेंट अलाउंग यूज ऑफ पब्लिक गुड्स सच एज रोड, स्टोरेज फैसिलिटी, पावर इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ सब्सिडी। एक्सपोर्ट सब्सिडीज में क्या आएगा? टू एनकरेज एक्सपोर्ट टू स्पेसिफिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है। ठीक है। अभी ये क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेंस के अंदर। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन डाल के व्हाट आर द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज इन इंडिया। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है? देखो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हम ऐसे पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले इम्पैक्ट देखें किसका, फर्टिलाइजर एंड उसके यूज पे, वो कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोडक्शन। ठीक है। तो जो ये केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं ना, ये यूरिया बेस्ड होते हैं जिसके अंदर पोटेशियम और फॉस्फेट की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है। ये बूम तो होता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के, पर ये ना एक रेड कैटेगरी को एक जोन क्रिएट कर देता है। तो रेड कैटेगरी। ठीक है। एक मिनट, कुछ इशू आ गया है रुको। हाँ ओके। तो ये बूम तो होता है क्या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए, पर ये एक रेड कैटेगरी में भी चली जाती है इंडस्ट्री। ठीक है। क्योंकि ये पोल्यूट करती है। ठीक है। तो इसके लिए कौन सी अथॉरिटी है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है। ठीक है। तो ये वेस्ट वाटर जनरेट होता है यहाँ से। ठीक है। एट यूरिया के प्लांट से। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन और साइनाइड होती है। ठीक है। उनका कंसनट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, साइनाइड और ये नाइट्रोजन के कारण ये ग्राउंड वाटर है ना, कंसनट्रेशन हो जाता है ज़्यादा, ग्राउंड वाटर खराब हो जाता है। ठीक है।
सरफेस वाटर गेट्स पोल्यूटेड, ठीक है, इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, ठीक है। अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते, किसको साइनाइड और नाइट्रोजन से भरा हुआ जो पानी होता है, तो जो कि कहाँ से आता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से, तो ये एक ग्राउंड वाटर सर्विस वाटर को पोल्यूट कर देती है, ठीक है। तो ये बस ये याद रखो। और आल्सो कोई नेप्था की इंडस्ट्री, जो नेप्था बेस्ड फर्टिलाइजर कोई प्लांट होता है, ठीक है, तो उसमें से क्या होता है कि फ्यूल और कोल बेस्ड कैपिटल या कोई फ्यूल या कोल बेस्ड कोई पावर प्लांट होता है, ठीक है, वो भी क्या करता है, हाई कार्बन एमिशन करता है एंड एयर पोल्यूशन करता है, ठीक है। और दूसरा इम्पैक्ट क्या है एग्रीकल्चर पर, किसके ऊपर, एग्रीकल्चर का इन्वायरमेंट के ऊपर, कि ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर भी बहुत ज़्यादा एक्चुअली देखने को मिलता है। मतलब कोई फार्मर इलिटरेट है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा है ना फर्टिलाइजर यूज़ करता जाएगा अपनी ज़मीन पे, तो उससे क्या होगा, स्टैग्नेशन एंड डिक्लाइन इन द, पानी पड़ा रहेगा, स्टैग्नेट करेगा फील्ड पे, ठीक है। और ठीक है, और ये ओवरव्यूज का बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अभी दूसरे इम्पैक्ट क्या होते हैं, देखो एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, ठीक है, नाइट्रोजन क्या सबसे ज़्यादा रहती है कंटेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो नाइट्रोजन यूज़ की एफिशिएंसी इन इंडिया इज़ वेरी लो, कैसे एट बिलो 35% इन लो लैंड, जैसे कोई राइस वाला इलाका है, ठीक है, तो वहाँ पे 35% रहती है, और अपलैंड क्रॉप्स होती है वहाँ पे 50% रहता है नाइट्रोजन की, ठीक है। तो ये क्या होता है, नाइट्रोजन इज लॉस्ट इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, टू द एनवायरनमेंट विच कैन बिकम नाइट्रस ऑक्साइड, तो ठीक है, नाइट्रोजन क्या बन जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड बन जाती है, जो कि क्या होती है, पोटेंट ग्रीन हाउस गैस हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या कंट्रीब्यूट करती है, क्लाइमेट चेंज के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। उससे क्या लीड होता है, फोटोकेमिकल स्मॉग रहता है, धुंध छाई रहती है, देखो सर्दियों के मौसम में कैसे ना धुंध दिखी रहती है उनको सड़क पे आ रही है, और ग्राउंड लेवल ओजोन होती है, ठीक है। तो क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, राइस के क्रॉप्स के अंदर भी वहाँ से मीथेन निकलती है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन भी ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उसके कारण ये क्या होता है कि एफिशिएंसी नहीं होती नाइट्रोजन की उतनी, तो वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और एक न्यूट्रिएंट रन ऑफ हो जाता है इसके अंदर। इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडीज, ठीक है, यही है। क्या होता है कि नाइट्रोजन और एक्सेस नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या हो जाता है, वॉश कर जाते हैं किसी बारिश के वक्त, या अगर कोई इलिटरेट फार्मर है, ठीक है, तो अगर वो कोई जैसे कोई बारिश से पहले है ना यूरिया निकाल फेंक देता है अपने फील्ड में बहुत सारा, तो वो बारिश गिरेगी तो वो सारा बह के चला जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हाई लेवल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कैन कॉज यूट्रिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है। उससे क्या होगा, डेड जोन्स क्रिएट होंगे, कॉजिंग फिश किल्स होगी, एक्विटी लाइक खराब होगी, ठीक है। और एल्गल इसके लिए हार्मफुल रहेगा, एल्गल ब्लूम्स के लिए, ठीक है, जो कि क्या वो रहती है ना पानी के ऊपर, ग्रीन 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 ग्रीन, वो क्या वाटर को क्लीन करती है एक्चुअली, पर वो भी ख़राब हो जाएगी, तो वो भी मतलब वाटर को ट्रीट नहीं कर पाएगी अच्छे से, ठीक है। एक डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है। तो एक डाटा है ना, ये भी लिख सकते हो आप मेंस के आंसर में, कि ग्राउंड वाटर लेवल इन इंडिया इज डिक्लाइन बाय 61%, ठीक है। कितने परसेंट, 60% याद रखो, 61 नहीं याद रखना, 60% है ना डिक्लाइन हो गया है बिटवीन 2000 से और 2017 से। मतलब एक्सट्रैक्टेड कितने, 89% ऑफ यूज फॉर, इसके अंदर 89 यूज़ किया गया है इरीगेशन के लिए, पर 61% क्या हो गया, डिक्लाइन कर गया है हमारा ग्राउंड वाटर, ठीक है। और क्या है, तो एक्सटेंसिव पेडी कल्टीवेशन, देखो पेडी क्या है, ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट ऑफ पेडी, ठीक है। हाई एमएसपी है इसकी, तो लोग यही ग्रो करेंगे ताकि कैसे अच्छा एमएसपी मिलेगा सब। तो इसमें क्या होता है कि एक ही ग्रोथ रहती है पैडी की ऑल अक्रॉस द इंडिया, तो इससे क्या होता है, इंटरमीडिएट फ्लडिंग ऑफ राइस फार्म कैन लीड टू हाई मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन होगा, बोथ ग्रीन हाउस गैसेस पैडी, ठीक है। तो डिस्पोजल ऑफ पैडी स्टबल थ्रू बर्निंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज इन एयर पोल्यूटेंट, जैसे वो बोला ना पीएम पर्टिकुलेट कार्बन मोनोऑक्साइड, दिल्ली के अंदर धुंध चाहिए रहती है स्टेबल बनने की, तो वो यही कारण है क्योंकि लोग वहाँ पे राइस ही उगाते हैं, ताकि क्या है उनको हाई एमएसपी ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट होता है पैडी का, ठीक है। ठीक है, तो ये वाले मैं पॉइंट से इग्नोर कर रहा हूँ कि इतना भी हमको क्या याद रखने का, पर याद देख लो कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, तो उनको है ना एक क्या करना चाहिए, कोई वेस्ट होता है ना एक्सेस ऑफ स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन, तो उनको डिस्पोज करना चाहिए, ठीक है, जो कि है ना ढंग से डिस्पोज करें, ताकि कैसा है, नहीं तो वहाँ पे हाई मीथेन का एमिशन भी हो सकता है, ठीक है। और ये आप देख लेना ये वाला,
क्योंकि इतने पॉइंट्स अपन ने मेंस में सब तो लिखने वाले नहीं, कुछ अच्छे पॉइंट्स से लिखेंगे हम। तो वे फॉरवर्ड इसका कंक्लूजन पे आते हैं। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड में ये कह रहा है कि हमको क्या करना चाहिए, ठीक है, इसको इम्पैक्ट को बचाने के लिए। देखो, तो हमको क्या करना चाहिए, प्रोमोटिंग द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। कैसे? जैसे हमको है ना मल्टी क्रॉपिंग लगानी चाहिए, एक इधर चावल का और इधर है ना वीट का, सही, कैसा हेल्प भी करे, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब कर ले और वो प्रोडक्टिविटी निकाल दे सॉइल के। ठीक है, reduce the impact of intensive agriculture practice and encourage the cultivation of climate sustainable, ठीक है, suitable, सॉरी, climate suitable and less water intensive, ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए हमको। ठीक है, हमको है ना सस्टेनेबल पॉलिसीज यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कोई की लोकल एनवायरमेंट कंडीशन देख के वो उगानी चाहिए, हर कोई ऐसे भी कुछ नहीं उगाना चाहिए। ठीक है, हमको सॉइल हेल्थ कार्ड यूज़ करना चाहिए कि हमारे यहाँ पे कौन सी क्रॉप उगनी चाहिए सॉइल के लिए। ठीक है, तो और एक हमको देखना चाहिए रेशनलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी, फर्टिलाइजर की सब्सिडी को प्रॉपरली यूज़ करा जाए। अंधाधुंध धांधली में नहीं खरीदनी चाहिए, ब्लैक मार्केट होनी चाहिए, नीम कोटेड फर्टिलाइजर ही चाहिए हमको। ठीक है, और शिफ्टिंग फ्रॉम इनपुट सब्सिडीज टू इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज, वो कैसे, देखो, कन्वर्जन ऑफ पेडी एरियाज होते हैं ना, उसके उनको है ना ड्रिप इरिगेशन और उनसे ना उसके साथ साथ वेजिटेबल पल्सेस ऑयल सीड ऐसे उगाने चाहिए, ताकि वो क्या पानी कंज्यूम मच लेस करे। ठीक है, और लेस पावर भी यूज़ करते हैं ड्रिप इरिगेशन। फर्टिलाइजर डोंट क्रिएट डिस्टर्बल टू पॉइंट। ठीक है, और हमको क्या चाहिए, एडप्टिंग न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट टेक्निक चाहिए। जैसे क्या है कि कोई ट्रेन फार्म होना चाहिए, फार्मर को ट्रेन करना चाहिए कहीं पे, तो उसके लिए पंचायतों के अंदर ट्रेन करना चाहिए कि किसानों को क्या क्या करना चाहिए, कैसे मतलब दूरदर्शन पर भी है ना किसानों के लिए आता है कि किसान संवाद, कैसे है ना फसल को उगाना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करना चाहिए। सॉइल हेल्थ कार्ड तो यही है कि कौन सा फर्टिलाइजर, ये सब इस टाइप की प्रैक्टिस करनी चाहिए उनके सॉइल्स से रिलेटेड। ठीक है, और रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, उनको है ना अर्जेंट नीड टू लिमिट द ग्राउंड वाटर, ये बहुत ज़रूरी है हमको रोकने के लिए। ग्राउंड वाटर से ज़्यादा ही एक्सट्रैक्शन हो गया और हम डिप्लीट करते जा रहे हैं इतना अच्छा नेचुरल रिसोर्स है हमारा। ठीक है, इच कैन बी डन बाय प्लेसिंग अपर लिमिट्स ऑन एक्सट्रैक्शन। ठीक है, कि लिमिट्स रखनी चाहिए। उनको कहना चाहिए कि रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, ताकि कैसा ग्राउंड वाटर है ना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट ना करें लोग। ठीक है, तो ये सब अगेंस्ट में थे, तो हमको फेवर में लाने के लिए कि हम कैसे रोकें, तो ये सब पॉइंट्स है। ठीक है, जुकाम भी हो गया मेरे को बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, सेकंड टॉपिक है एनवायरनमेंट के अंदर कि हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी। अभी ये बताओ, हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी, पहले ना बात करते हैं हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी होती क्या, फिर न्यूज़ पे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को हम यूज़ कैसे करेंगे एज अ फ्यूल। ठीक है, तो हमने पढ़ा होगा कि देखो कि हाइड्रोजन है ना एक अल्टरनेटिव फ्यूल की तरह भी है ना यूज़ करा जा सकता है, किसके अंदर, एज अ डाइवर्स केमिस्ट्री रिजर्व्स के अंदर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इट इज़ और एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट में क्या क्या स्टोर होती है, H2O, पानी होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे मीथेन, और ये सब ऐसे और बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी, हाइड्रोजन क्या करता है, इज एन एनर्जी कैरियर, मतलब वो एनर्जी को है ना कैरियर करता है और एक स्टोर करता है और डिलीवर करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या होता है, हमारे एम्बुलेंस में बहुत मात्रा के अंदर है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन की क्वालिटीज़ है ये सारी, जैसे याद करो कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्बुलेंस है, हाई एनर्जी डेंसिटी है, बेटर कम्बिशन कैरेक्टरिस्टिक्स है, और नॉन पॉल्यूटिंग इन नेचर है क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब इसके यूज़फुल क्या चीज़ है वो, तो सॉरी, तो हम है ना टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। देखो, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, एक तो ग्रीन हाइड्रोजन होता है, और एक ग्रे हाइड्रोजन होता है, और एक ब्लू हाइड्रोजन होता है। तो सबसे पहले हम ग्रीन पे चलते हैं। ये होता क्या है, ये कैसे निकलता है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वाटर से, वहाँ पे डेवलप होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सेपरेट करते हैं हम हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ऑक्सीजन। ठीक है, तो यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जीज। ठीक है, ये जैसे कि विंड और यहाँ पे यूज़ करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को, और ये है ना दैट एलिमिनेट्स द एमिशन ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, और ग्रीन हाइड्रोजन पर आएंगे अभी। ठीक है, तो अभी ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रे हाइड्रोजन इज डिलीवर्ड यूजिंग फॉसिल फ्यूल से होता है। ठीक है, डेवलप। और ब्लू हाइड्रोजन कैसे होता है कि जैसे कोई प्रोसेस होता है नेचुरल गैस को डिराइव निकालने का, कि वो स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, कौन सा प्रोसेस, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग। ठीक है,
इसके अंदर मिक्सेस नेचुरल गैसेज विद वेरी हॉट स्टीम, ठीक है। तो एक प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट के अंदर भी केमिकल रिएक्शन होता है जो कि हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट करता है। तो ये किस टाइप का होता है, ब्लू हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये बता रहा है कि हाइड्रोजन एनर्जी इकोसिस्टम में कैसे यूज़ होता है। देखो, एज स्टोरेज भी यूज़ होता है, हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, एज एनर्जी फ्यूल भी यूज़ करते हैं H2O2 का पावर जनरेशन के लिए, ठीक है। और हम केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी। मतलब कह रहे हैं कि ओवरऑल हाइड्रोजन का बहुत सारा यूज़ है हर जगह। प्रोडक्शन में कहाँ यूज़ होता है, देखो स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग के अंदर होता है, कोल क्लासिफिकेशन में होता है, गैसिफिकेशन में होता है, बायोमास गैसिफिकेशन में होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है, ठीक है। और कंप्रेस गैस के अंदर यूज़ करते हैं, स्टोरेज के अंदर कंप्रेस गैस जो अंडरग्राउंड केवल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल डिमांड ऑफ हाइड्रोजन कितना है, देखो 17 मिलियन पर टन, ठीक है। इसके अंदर की फॉसिल फ्यूल से कितना होता है, 76% होता है नेचुरल गैस, एंड 76% तो नेचुरल गैस होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्टली कहाँ से होता है, फॉसिल फ्यूल में होता है, और अराउंड 23% होता है कोल से, ठीक है। तो 76% कोल फॉसिल फ्यूल का नहीं होता है, जबकि ये किसका होता है, नेचुरल गैस का। मैंने गलती से बोल दिया था। विद द रिमेनिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। अभी ये भी कर लेते हैं कि इन इंडिया हाइड्रोजन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस इन द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो फर्टिलाइजर, केमिकल और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हम हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। अब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है। मैं तो यही कहूँगा कि एनवायरनमेंट भी आ गया है इसके अंदर, हाइड्रोजन क्या यूज़ है। पर इसमें एक यूज़ भी बोल दिया कि इसका यूज़ क्या है हाइड्रोजन का। तो ये साइंस एंड टेक का हो गया। फ्यूल सेल को हम आजकल एज अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर भी यूज़ करते हैं, कि जैसे ना कैसे है कि रिचार्जेबल बैटरी नहीं चाहिए हमको, ठीक है, ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो। तो H2O2 नाम की एक फ्यूल सेल होता है, पर इसे थोड़ा कॉस्टली होता है बहुत, ठीक है। तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। फ्यूल सेल इज डिवाइस दैट जनरेट इलेक्ट्रिक बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, फ्यूल सेल कार बसेस के अंदर होता है, पोर्टेबल डिवाइसेस में भी यूज़ करा जाता है, ठीक है। और डायरेक्ट फ्यूल इन इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स में क्या होता है, हाइड्रोजन यूज़ क्या करते हैं, एनर्जी कैरियर यूज़ करते हैं। कहाँ पे, आईसी इंजन होते हैं, ठीक है। इंटरनल कंबक्शन डायरेक्ट फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। आईसी इंजन एंड टर्बाइन इन प्लेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ब्लेंडेड मिक्सचर विद द फॉसिल फ्यूल, ठीक है। और केमिकल इंडस्ट्री में हम फर्टिलाइजर के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल होता है ये, क्या एक एलिमेंट रहता है, तो ब्लॉक फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया को रोकता है बनने से, ठीक है। तो अमोनिया ख़राब होती है वैसे अमोनिया फर्टिलाइजर के अंदर। बहुत ही पढ़ लिया यार हाइड्रोजन से रिलेटेड। चलो अब इसका एडवांटेज देखते हैं। एक मिनट, क्या हो गया, ठीक है। एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी, ठीक है। ये क्या करता है, रेड्यूस करता है इंपोर्ट्स को। जैसे कैसे है कि हमें ना हाइड्रोजन को अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ करना सीख जाए, तो हम क्या कर देंगे, रेड्यूस कर देंगे। कोई क्रूड ऑयल होता है ना, उसके इंपोर्ट को हम रेड्यूस कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारा फिजिकल डेफिसिट भी है ना कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम ज़्यादा ही इंपोर्ट करते हैं इराक और इधर से सऊदी से, तो हमारा जो ये डेफिसिट बढ़ता जाता है, क्योंकि गोल्ड भी महंगा हो जाता है। और फिर सरकार कहती है ज़्यादा से ज़्यादा है ना गोल्ड बॉन्ड यूज़ करो लोग, ठीक है। तो इंपोर्ट का ये जो बिल रहता है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, ख़राब हो जाता है हमारा इंडिया का, ठीक है। तो हमको ये यूज़ करना चाहिए, क्या, H2O2 टाइप के फ्यूल सेल्स और ये सब, ठीक है। तो ये ना रेड्यूस करता है क्रूड ऑयल इंपोर्ट को, ठीक है। अमोनिया प्रोडक्शन रेड्यूसेस द इंडिया फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स, ठीक है। और ये बोला है कि इंडिया इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल, ठीक है। फॉर कंट्री टू डिपेंड हैवीली ऑन ऑयल इंपोर्ट्स, ठीक है। ये एडवांटेज बता दो इसके। और इसके एडवांटेज क्या है कि नॉन पोल्यूटिंग है, ठीक है, और डीकार्बोनाइजिंग है, ठीक है। एम्बुडेंस के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर है एटमॉस्फेयर में। इसकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। ये सब पॉइंट डाल दो, पूरा एक्सप्लेन मत करो, बस ये डाल दो कि एक हाई एनर्जी डेंसिटी होती है इसके अंदर, ठीक है। अब वो नहीं समझाना है कि 120 से इतना कोई डिटेल में नहीं जाता, बस इसको बोल दो कि हाई एनर्जी डेंसिटी होता है इसका। ये क्या करता है, एड्रेस करता है एनर्जी रिक्वायरमेंट को, ठीक है। और चैलेंजेस क्या है हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी के अंदर, देखो ये
चैलेंजेस है कि हमको है ना ये थोड़ा एनर्जी इंटेंस होता है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन का स्प्लिट करना पड़ता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, वो क्या है चैलेंजेस है, ठीक है। और स्टोरेज भी करना इसको थोड़ा टफ रहता है। एमिशन भी है ना, क्या है कि ना नेचुरल गैस होता है ना, जैसे कोई मीथेन रिफॉर्मिंग गैस बनाना है तो प्रोड्यूस ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है। तो उसमें फॉसिल फ्यूल और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत एमिट होती है, ठीक है। और इसका एडिशनल कॉस्ट भी होता है, ठीक है। वे फॉरवर्ड हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ कोड ऑफ स्टैंडर्ड्स हमको यूज़ करना चाहिए, कि हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी में भी हमको आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा तो यूज़ करना चाहिए, एकदम नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और किसी को इसका रिसर्च करना चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा अच्छे से, ताकि इसका और एफिशिएंटली यूज़ करना सीख जाए। नीड टू डेवलप अ सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉलिड स्टेट स्टोरेज मेथड्स, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुड बी इंट्रोड्यूस, इसके अंदर करने चाहिए, ठीक है। जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है। ये मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ कि मेरे को नहीं लग रहा है ये कभी पूछेंगे। फिर भी ये देख लो, इन द फील्ड ऑफ कौन सी पॉलिसी सरकार ने निकाली, क्या कोट करने के लिए, इसको एक्सप्लेन मत करो, बस ये लिख दो कि नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी बोर्ड डेवलप किया गया है, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी रोड मैप भी बनाया गया है, ठीक है। ठीक है। और हाई लेवल स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई दी हमने। इस कमेटी का नाम भी क्या है, डॉक्टर के एस कस्तूरी रंगन है, ठीक है। तो उसने कॉन्स्टिट्यूटेड किया था हाई लेवल स्टीयरिंग कमेटी, हाइड्रोजन का एफिशिएंटली यूज करने के लिए। और एक मिशन इनोवेशन नाम का भी है, जो क्या करता है, एक्सलरेट द ग्लोबल क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव। तो हम ये ना कह सकते हैं पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर की कोट करके कि हमने हाइड्रोजन को भी एफिशिएंटली यूज करना चालू कर दिया, ठीक है। ताकि कैसे हमें ना कम्प्लीटली ना कार्बन एफिशिएंट एमिशन को ना बंद कर दे, ठीक है। तीसरा टॉपिक चलते हैं, ग्लेशियल लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका यूज में क्या है कहने का मतलब, यूजिंग रिमोट सेंस डाटा, रिसर्चर फ्रॉम जर्मनी हैड मैप, मतलब रिसर्चर गए थे जर्मनी के, कहाँ पे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट का उन्होंने मैपिंग करा, कहाँ पे, इन लद्दाख 2014 के अंदर, ठीक है। तो वैसे मैंने न्यूज़ के अंदर ये बताया कि रिसर्चर मेंशन करते हैं कि वहाँ पे ना कॉज ऑफ ग्लेशियर लेक्स आउटबर्स्ट का क्या वाज नॉट है, कोई स्पिल ओवर नहीं हुआ था ड्यू, ठीक है, ड्यू टू कोई एवलेंच या कोई लैंडस्लाइड के, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, थॉइंग हो गया था किसका, आइस कोर्स का, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये मोरिन क्या होती है कि ना, टाइप्स ऑफ फिजिकल लैंडफॉर्म होता है किसका, ग्लेशियर का, ठीक है। जैसे एक मोरिन इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ अनकंसोलेटेड डेब्रिस, ठीक है। ये होगा मोरिन का स्ट्रक्चर, देखो ये देखो, ये टूटी हुई रहती है ना बर्फ ग्लेशियर की, तो ये मोरिन का होता है, ठीक है। तो वो समटाइम्स रेफर टू ग्लेशियल टेल भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये ना किसके साथ कैरिड हो जाती है, ग्लेशियर और आइस शीट के साथ कैरिड होती है। तो रिसर्चर ने नोट किया था, थॉइंग ऑफ आइस कोर्स होता है, ठीक है। एक्सेलरेट हो गया था बहुत ज़्यादा क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण, ठीक है। तो उन्होंने स्टडी किया कि एनालाइज किया है लेक वॉल्यूम्स के अंदर चेंजेस आए, जो ग्लेशियल लेक थी, जमी हुई लेक, तो उसके अंदर भी वॉल्यूम में चेंजेस आए कि पहले ज़्यादा थी तो कम हो गई, ऐसा की वजह कि वहाँ पे सर्दी ऑलरेडी है, ठीक है। तो ग्लेशियल लेक्स आर आइस डिमांडेड, मतलब आइस ज़्यादा चाहिए, मोरेन डिमांडेड होती है, ठीक है। ये शीट गिर के वो जम जाती है फिर थोड़ी देर बाद, ठीक है। बेड रॉक डैम लेक्स होने चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्चुअली नीड होती है किसकी, ग्लेशियल लेक्स की, ठीक है। फॉर्म कैसे होती है, फिजिकल फॉर्मेशन में दिखा देते हैं कि क्या होता है इसके अंदर, कि ट्रैप होता है ऑफ ए मेल्ट वाटर फ्रॉम ग्लेशियर, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ पे रेटिंग होता है किसका, ग्लेशियर का। तो उससे क्या होता है, लेक्स आर एक्सपेंडिंग इन साइज और नंबर ऑफ साइज, ठीक है। तो आइस मिल ही नहीं रही है वहाँ, ठीक है।
फैक्टर क्या है जो भी है ना ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट करता है कि देखो, एक तो रैपिड स्लोप मूवमेंट इन द लेक होता है कि ना गिरती रहती है डरविस, तो एकदम तोड़ देती है शीट के, ठीक है, तो वो कैसा है डिस्प्लेसमेंट हो जाता है सरफेस का, तो फिर वापस टाइम लगता है जमने में, ठीक है। अर्थक्वेक आते तो ग्लेशियर लेक्स होती है वो जमी हुई रहती है, तो कोई हल्की सी जमी रहती है तो ब्रेक कर जाती है पूरी। कैसा है कि देखो एक पैटर्न रहता है ऊपर, तो हल्का सा भी कोई मोमेंट आया ना कोई हल्की सी पतली सी लेयर पे, तो वो सब ब्रेक हो जाता है, वो नीचे ठंडा सा पानी है, ठीक है। और क्या कारण हो सकता है कि एक इंक्रीज इन वाटर इनफ्लो इन द लेक, पानी आते जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। एक लॉन्ग टर्म इन डैम डिग्रेडेशन हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है सक्सेसिव चेंजेस इन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ डैम लीडिंग टू इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज induced by the basal ice melting that is in डैम फेल, ठीक है। और एक क्या कारण ब्लैक कार्बन होता है कारण, ब्लैक कार्बन होता क्या है कि है ना एक कोई इनकम्प्लीट कंपोजिशन होता है किसका फॉसिल फ्यूल का, ठीक है, और कोई अदर फ्यूल का, तो अमाउंट ऑफ ब्लैक कार्बन क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, विच कैन बी reduces the albedo ऑफ द अर्थ, ठीक है, it melts the glacier and ice, ठीक है। तो एल्बिडो क्या, जो एल्बिडो क्या होता है कि रिफ्लेक्टिंग है ना, जिसको सन है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये अर्थ है, तो आइस का एल्बिडो है ना बहुत रिफ्लेक्टिंग है ना बहुत कम होता है, ठीक है, तो आप हीटिंग कंटिन्यूसली रहती है, ठीक है। और ब्लैक सरफेस का है ना एमिट ज़्यादा करता है वापस रेस को, तो हीटिंग हीटिंग है ना क्या रहता है कि रिफ्लेक्ट हो जाती है, पर यहाँ पे मतलब ये ना एल्बिडो कम कर देता है इसका, ज़्यादा होता है इसका वैसे एल्बिडो, सॉरी, पर क्या होता है कि ना ज़्यादा कम्बिशन होता है और ब्लैक कार्बन कंसनट्रेशन बढ़ जाता है एटमोसफेयर में, तो एल्बिडो कम हो जाता है, तो यहाँ पे रेगुलर हीटिंग चलती रहती है, फिर रिफ्लेक्टिंग भी ना बहुत कम होता था हीटिंग के कारण, आइस मेल्ट कर जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट क्या होता है, देखो एक सोसाइटल इम्पैक्ट क्या होता है, देखो इससे ना एक इंटेंस फ्लडिंग हो जाती है, ठीक है, इसके अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाता है प्रॉपर्टी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे लो लैंड होते हैं हिल्स पे होता है, अगर ये क्या कहते हैं ग्लेशियर मेल्ट, तो यहाँ पे जो लो लैंड एरिया होते हैं वो वहाँ पे फ्लडिंग हो जाएगी, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन ओशन सर्कुलेशन एंड क्लाइमेट, ठीक है, तो एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ कोल्ड फ्रेश वाटर जो कि रहता है फ्रेश वाटर ओशन में रिड्यूस कर जाएगा, रिड्यूस द सैलिनिटी ऑफ द सरफेस लेयर, अल्टर्स द ओशनिक सर्कुलेशन, ठीक है। जियोमॉर्फिकल है ना इम्पैक्ट क्या होता है कि जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होते हैं सिग्निफिकेंट पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस क्या करते हैं इरोजन एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, डीप इरोजन होता है, रिवर कटिंग होती है इससे, ठीक है। तो हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, तो इसरो ने क्या स्टेप लिया है कि कौन से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, उन्होंने एक स्टेप लिया है कि जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एंगेज है किसके अंदर ग्लेशियर लेक आउट मॉनिटरिंग का है, तो वाट एवर हमारे लिए स्टेप्स उनको है ना लगा दिया लोगों को कि मॉनिटरिंग कर दे जो। और एनडीए में ना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उन्होंने क्या गाइडलाइन दी हुई है क्या मैनेजमेंट ऑफ ग्लेशियर लेक आउट, क्या है कि ना देखो एक हैजार्ड रिस्क मैपिंग करो कि वो एरिया मैप करो कि कौन सा है ना प्रोन इलाका है किससे फ्लड से, ठीक है। मॉनिटरिंग रिस्क मोमेंट और मिटिगेशन रिसोर्स, ठीक है, तो वहाँ पे ना हमको अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा देने का है कि उससे मॉनिटरिंग करने से कि भाई यहाँ पे फ्लड आने वाली ज़्यादा ज़्यादा मेल्टिंग हो रहा है इसका, ठीक है। तो हमको अवेयरनेस एंड प्रिपेयरनेस भी रहना चाहिए कि ना इफेक्टिव शॉर्ट सर स्ट्रेंथन करना चाहिए वहाँ पे ना फोर्सेस लगा देने चाहिए उससे पहले, ठीक है। अटेंशन लोगों को अवेयर कर देना चाहिए इंक्लूडिंग वुमेन और सब जो भी डिसेबल लोग होते हैं उनको भी, ठीक है। और क्या हमको करना चाहिए कि डिजास्टर रिस्पॉन्स होना चाहिए, वेल एस्टेब्लिश्ड डिजास्टर रिस्पॉन्स होना चाहिए, प्रोसीजर होता है नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। तो कोई है ना मल्टी हजार्ड है ना वॉर एक्टिविटी ना हो तो रिलीफ कैंप्स लगाने चाहिए हमको, लोगों को पहले से डिस्प्लेस करना चाहिए जो भी रिस्क प्रोन एरिया रहता है। एक्शन प्लान भी हमको कॉम्प्रेसिव डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान विल बी प्रिपेयर्ड एट नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ठीक है, तो स्कीम इज हैज सिक्किम एक ऐसा स्टेट है, ठीक है, जिसे कि इंस्टॉल कर दिया लेक मॉनिटरिंग और इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, तो वो मॉनिटर करता है कहाँ पे लोक लेक है ना साउथ के अंदर, वहाँ पे मॉनिटर करता है कि फ्लडिंग, क्योंकि सिक्किम कैसा एक पहाड़ी इलाकों पे है तो वहाँ फ्लडिंग ज़्यादा रहता है रेंज के अंदर, तो वो मॉनिटर करता रहता है तो लोगों को डिस्प्लेस करने में ईजी रहे, ठीक है। तो आल्सो एक हाई डेंसिटी इन पॉलीथीन पाइप्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन टू साइफन ऑफ द वाटर फ्रॉम द ग्लेशियर लेक, ठीक है ना, हाई डेंसिटी पॉलीथीन पाइप लगा दिया वहाँ पे, ठीक है।
तो अभी लास्ट टॉपिक है ला नीना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ के अंदर यहाँ पे ज़्यादा विंटर की और किस लिए होती है, इसी कारण होती है, ठीक है। तो होता क्या है, और ये न्यूज़ में क्या है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ना एक बोला है कि ला नीना अराइव करेगा इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन आफ्टर नियरली डेढ़ के डिकेट्स के एब्सेंस के बाद, ठीक है। तो ये सेंट्रल एंड ईस्टर्न इक्वेटोरियल रीजन कौन सा होता है, देखो एक सेंट्रल एक, तो मैं ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन दिखा देता हूँ। देखो ये ईस्टर्न इक्वेटोरियल रीजन में देखो इक्वेटर है, ठीक है, इसका ईस्ट वाला पार्ट, तो यहाँ पे ये बहुत डोमिनेटिंग दिखता है, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपन, और क्या है न्यूज़ के अंदर कि ला लीना है ना, और 2020 एक्सपेक्टेड टू बी मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट से स्ट्रॉन्ग तक जा सकता है, और कम से कम 2021 तक रहेगा, ठीक है। और ये ना हॉर्न ऑफ अफ्रीका रहता है ना, कोई भी सीन अभी लो एवरेज रेनफॉल होगी, और ईस्ट एंड सेंट्रल सी ड्राई, ठीक है। ये ड्राई अफ्रीका है ना, ईस्ट वाला इधर की साइड में, ये ड्राई रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कि ये इम्पैक्ट दिखा रहा है क्या है कि ला नीना के इम्पैक्ट्स, तो ये देख लो, ये आपको आंसर राइटिंग में लिखना है कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना, वहाँ पे एवरेज से बिलो है ना, क्या चाहिए कि रेनफॉल, ठीक है। और ईस्ट और सेंट्रल अफ्रीका है ना, वो भी है ना ड्राई रहेगा, ठीक है। वो ईस्ट वही है, क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका वैसे। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि मॉडल्स ऑफ फोरकास्ट अबाउट एवरेज रेनफॉल किधर होगी, एवरेज रेनफॉल ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ होगी कि साउथ ईस्ट की साइड अफ्रीका के, एशिया के, ठीक है। तो एशिया के साउथ ईस्ट में ज़्यादा है ना, ये इधर की साइड है ना बारिश रहेगी, ठीक है। However, it will result in 2 to 3 degrees cooler than the average sea surface temperature, ठीक है। ज़्यादा ठंडा पानी रहेगा, however this will not prevent any 2000, ठीक है। अब एंसो क्या होता है, एल नीनो साउथर्न ऑस्किलेशन क्या होता है, ठीक है। एल नीनो एंड ला नीना आर ऑपोजिट फेस ऑफ एंसो, ठीक है। ला नीना इज समटाइम्स रेफर टू ए कोल्ड फेज ऑफ एंसो, ठीक है, एंड एल नीनो इज रेफर टू वार्म फेज ऑफ एंसो। एंसो क्या होता है, एल नीनो साउथर्न ऑस्किलेशन होता है, ठीक है। तो एंसो साइकिल क्या होता है, रेफर्स टू फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर बिटवीन द ओशन एंड एटमॉस्फेयर इन ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल, ठीक है। जो कि कौन सा, ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है 120 डिग्री वेस्ट के, वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। कौन सी वाली लाइन, देखो ये वाली, सॉरी ये वाली लाइन, तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, यहाँ पे बता रहा है कि ये होता है, ठीक है। तो देखो एल नीनो में क्या होता है कि ना, देखो यहाँ पे ज़्यादा है ना हीटिंग होती है, तो अपराइजिंग हो जाता है वाटर का, तो ये हीटेड एरिया बन जाता है, ठीक है। तो उसके कारण वार्म विंटर्स होते हैं यहाँ पे, किधर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। और ला लीना में क्या होता है कि कोल्ड वाटर राइजिंग हो जाता है इधर साउथ पेरू उस कोस्ट पे, ठीक है। तो ड्राई वेदर हो जाता है यहाँ पे, किधर, नॉर्थ अमेरिका में। कूल वेदर उधर नॉर्थ अमेरिका कनाडा साइड में हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया इधर गर्मी आ जाती है, ठीक है, गर्म पानी में। फिशिंग कल्चर अच्छा हो जाता है वैसे यहाँ पे। तो रुको एक मिनट, ओके। तो ला लीना एंड एल नीना यूजुअली लास्ट बिटवीन 9 to 12 मंथ्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, बट फ्रिक्वेंसी इज फेयरली इरेगुलर, दे टेक प्लेस 2 से 7 साल के बीच में लेते हैं ये, ठीक है। और ये 9 से 12 मंथ तक चलता है टिपिकली। एल नीनो क्या ऑकर्स मोर फ्रिक्वेंटली देन ला नीना, ठीक है। ला नीना से ज़्यादा कौन सा ऑकर करता है, एल नीनो, ठीक है। और नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल ईयर ईस्टर्ली विंड्स अलोंग द इक्वेटर पुश वार्म वाटर वेस्टवर्ड, ठीक है। जो ईस्टर्ली विंड्स होती है, जो ईस्ट साइड से आती है, इस साइड से, ठीक है, वो पुश करती है वार्म वाटर को किधर, वेस्ट साइड की ओर, ठीक है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वार्म वाटर एट द सरफेस ऑफ ओशन ब्लोस टू साउथ अमेरिकन टू इंडोनेशिया, इंडोनेशिया चले जाती है। देखो ये साउथ अमेरिका से इंडोनेशिया चली गई, ठीक है। ये देखो साउथ अमेरिका से इंडोनेशिया चली गई, क्या मैं बोलता हूँ, सॉरी, साउथ अमेरिका से इंडोनेशिया चली गई, ठीक है। As warm water moves west, the nutrient-rich cold water from the deep rises up to the surface. It is on the coasts of the phenomena of upwelling. Oh sorry, तो वार्म वाटर के अंदर फिशिंग अच्छी रहती है, कोल्ड में फिशिंग ज़्यादा अच्छी रहती है।
मैंने कुछ उल्टा बोल दिया था। ला नीना के अंदर क्या होता है, अनयूजुअल कूलिंग ऑफ सरफेस, ठीक है, सी सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। तो ला नीना ईयर इज द ईस्टर्ली विंड्स ब्लो मच स्ट्रॉन्गर, तो ईस्टर्ली विंड्स आती है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ब्लो करती है, तो मेक द वाटर नियर द इक्वेटर और फ्यू डिग्री कोल्डर बना देती है, ठीक है। इक्वेटर पे जो पानी रहता है उसको देखो, इक्वेटर, तो ये इक्वेटर पे पानी रहता है ना, ये इक्वेटर को ला लेना, तो ये इक्वेटर वाले पानी को कोल्डर बना देती है, ठीक है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, अप वेलिंग एनहेंस होता है, ठीक है। तो ओशन टेम्परेचर इम्पैक्ट्स द वेदर अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो एल नीनो में क्या होता है कि अनयूजुअल वार्मिंग होता है सी सरफेस टेम्परेचर का। एल नीनो ईयरली ईस्टर्ली विंड्स होती है ना, वह वीकर होती है, ठीक है। तो एक्चुअली वो अदर वे ईस्ट टू वेस्ट जाती है, फिर वो फिर टूवर्ड्स साउथ अमेरिका इंस्टेड ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है। तो ईस्टर्ली है ना, इंडोनेशिया की जगह यहाँ पे बहने स्टार्ट कर जाती है, ठीक है, वीक हो जाती है, ठीक है, उल्टी साइड में चली जाती है। उससे क्या होता है, हीटिंग हो जाती है साउथ अफ्रीका अमेरिका के वहाँ पे, ठीक है। सरफेस वाटर इक्वेटर फाइल्स है व्हेन द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका मूव्स टुवर्ड्स कैलिफोर्निया साउथ चिली, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉट जैसे हालत हो जाती है साउथ अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो ठीक है, तो ये क्या है, इनको ना डिफरेंशिएट किया है कि क्या क्या कंडीशन रहती है। देखो कि लाल नीनो में क्या होता है, चलो एल नीनो हमारा कॉमन ही रहता है, तो कॉमन इसको ही चालू करते हैं स्टार्ट में कि लार्ज लेवल स्केल ऑफ वार्मिंग होती है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अपवेलिंग रिड्यूस हो जाती है किधर की साइड में, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है। ट्रेड विंड्स इन पैसिफिक वीकर हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, इंडियन मानसून के अंदर क्या इम्पैक्ट आता है, वीकन्स द इंडियन मानसून एंड मे कॉज ड्रॉट, ठीक है। जबकि इंडियन मानसून के यहाँ पे लाने बेटर मानसून होता है, फ्लडिंग होती है, कोल्ड फेज होता है, ट्रेड विंड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल होती है, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑफ लाल लेना क्या होता है, लाल लेना इम्पैक्ट द फूड प्रोडक्शन कैसे करता है, देखो ये क्या करते हैं, स्टे कर देते हैं ग्लोबल फूड प्रोडक्शन, सेंडिंग प्राइस हायर एज पोटेंशियल ड्रॉट फ्लड्स गोइंग ऑफ द साइड, ड्रॉट्स आ जाते हैं क्या, सॉरी फ्लडिंग हो जाता है, ठीक है। तो सब फील्ड्स ख़राब हो जाती है, ज़्यादा बारिश के अंदर भरी रहती है, ठीक है। तो फिशिंग इंडस्ट्री भी इसके अंदर इम्पेक्टेड होती है, कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द किधर, साउथ अमेरिका है ना, उसके वेस्टर्न पार्ट के अंदर तो अच्छा रहता है, ठीक है। इट ब्रिंग्स अप वेलिंग, brings cold nutrient rich water to the surface, nutrient rich plankton eaten by fish, ठीक है। वाटर सप्लाई therefore suited summer monsoon in the South Asia tends to be greater, ठीक है। तो कोल्डर विंटर होता है इसके कारण ड्यूरिंग ला नीना, the temperature over the northern part of the country becomes very low, situation water may be relatively colder. La Nina could also affect the south west Indian Ocean tropical cyclones, ठीक है। और उसकी रेड्यूस कर देती है इंटेंसिटी। तो मैंने एनवायरनमेंट का पढ़ा दिया, अभी सुन मैं साइंस एंड टेक का भी पढ़ा दूंगा। तो आप लाइक कर दीजिए चैनल को और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।